हेलो दोस्तों, स्टडी हब एजुकेशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज हम इसका पार्ट 4 करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। यहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी पॉलिटी एमसीक्यूज के नाम से। तो यहाँ पे आपको पिछले वाले लेक्चर्स के साथ साथ जो फ्यूचर्स लेक्चर्स इस वीडियो सीरीज के आएंगे ये भी आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगे, तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। और अगर आपको इसी प्रकार से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के भी लेक्चर्स देखने हैं तो आपको इनकी भी प्लेलिस्ट यहीं पे मिल जाएगी। ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट है ज्योग्राफी एमसीक्यूज के नाम से, और मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यूज के नाम से आपको मॉडर्न हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप इन तीनों प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए अगर आप इसी प्रकार से सभी लेक्चर्स देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ये सभी के सभी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे, लेकिन आपको इनका साथ के साथ हिंदी में भी अच्छे से अनुवाद करके बताया जाएगा, ताकि अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो भी आप इन लेक्चर्स का इक्वली बेनिफिट ले सके। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है, द अल्टीमेट सोवेनिटी इन द इंडियन पॉलिटी रेस्ट्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय राज्य व्यवस्था की संप्रभुता यानी सोवेनिटी निम्न में से किसके अंदर निहित है। पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है पार्लियामेंट में, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद में, हायर जुडिशरी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, या फिर पीपल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय लोगों में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पीपल ऑफ इंडिया में। तो आपने प्रियम्बल अगर आप हमारे संविधान का देखा हो, हमारे संविधान की प्रस्तावना देखी हो, तो इसकी शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। अब भारत के अंदर एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है, और यूएसए के अंदर भी लिखित संविधान है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर, यूके के अंदर संविधान लिखित नहीं है। यूएसए की जो संविधान है इसकी प्रस्तावना भी वी द पीपल से ही होती है। ठीक है। तो ये एक तरीके से सिंबलाइज करता है कि ये जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया, ये हम यहाँ के देशवासियों को समर्पित कर रहे हैं। अब वो लोग ही एक सुप्रीम पावर है, जो भारत के लोग हैं या फिर किसी भी देश के लोग हैं जहाँ पे इस तरीके से संविधान की प्रस्तावना लिखी गई है, तो वहाँ पे जो अल्टीमेट पावर है वो वहाँ के देशवासियों के अंदर है। अब ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक तरीके से लिमिट करता है गवर्नमेंट की पावर को। जैसे कि यूके के अंदर हम देखें तो सुप्रीमेसी जो है सोवर्निटी में अगर हम देखें तो वहाँ पे पार्लियामेंट के पास है, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो वह एकदम से पूरा सुप्रीम नहीं है, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस रखी गई है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो भी संविधान लिखित है पूरे विश्व में, जिन जिन देशों के संविधान लिखित हैं, वहाँ पे एक तरीके से गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड हो जाती है। वो जो संविधान के अंदर लिखा है उससे जाके बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकते। ब्रिटेन के अंदर ऐसा ही है, लिखित संविधान नहीं है। उनकी गवर्नमेंट के एक्शन को चेक एंड बैलेंस रखने के लिए, उस उन पे चेक एंड बैलेंस लगाने के लिए वहाँ पे जुडिशरी है। जुडिशरी देखती है कि ये फैसला लिया गया है, जो गवर्नमेंट द्वारा कोई भी फैसला लिया गया हो वह ठीक है या नहीं है। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे हर चीज़ के अंदर तो फिर भी नहीं देखा जा सकता बार बार कोर्ट इंटरफेयर करे गवर्नमेंट के हर एक चीज़ के अंदर, तो वहाँ पे संविधान को लिखना एक अच्छा ऑप्शन माना गया है कि संविधान में लिख देते हैं कि इस प्रकार से गवर्नमेंट फंक्शन करेगी, इस प्रकार से हमारे लॉ होंगे, और उससे बाहर जाके सरकार कुछ नहीं करेगी। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है। और यह पावर किसके हाथ में देता है? वो देता है वहाँ के देशवासियों के हाथ में, क्योंकि सरकार चुनने की जो पावर है वो वहाँ के देशवासियों के अंदर है। और जो भी कंट्री जहाँ पे भी ये डेमोक्रेसी होती है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि जो सोवर्निटी है, जो भारतीय संविधान में संप्रभुता है, यह दी गई है भारतीय लोगों के हाथों में ही। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी इनिशिएटेड इन इंडिया ओनली इफ द फॉलोइंग मेक्स ए रिकमेंडेशन। भारत के अंदर अगर कोई नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी है, जैसे कि आईएएस आईपीएस, तो निम्न में से किस बॉडी की रिकमेंडेशन लेना जरूरी होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा की अनुमति लेना जरूरी होता है। और राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर में से ये एक पावर है, आर्टिकल 312 में ये राज्यसभा को दी गई है। इसके अलावा भी राज्यसभा की कुछ और एक्सक्लूसिव पावर है, जैसे कि कोई स्टेट लिस्ट का मैटर है, राज्य सूची का कोई मैटर है, और जिसपे केंद्र कोई लॉ बनाना चाहता है, और उस बिल को भी इसके राज्यसभा के अंदर पास करना जरूरी होता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ऑल इंडिया सर्विस अगर क्रिएट करनी हो। और इवन जब लोकसभा डिजोल्व होती रहती है, कोई सरकार नहीं चुनी गई, नहीं, और पिछली सरकार का कार्यकाल पूरा हो चुका है और ये लोकसभा उस समय खाली है, तो जैसे कि आपको पता ही है कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ये कभी डिजोल्व नहीं होता, हर 2 साल बाद इसके एक तिहाई सदस्य रिटायर होते हैं, तो ये कार्य करता रहता है। तो उस समय पे अगर इमरजेंसी लगानी पड़े, जब लोकसभा डिजोल्व है, तो राज्यसभा उस समय उस इमरजेंसी को पास करा सकती है। लेकिन जैसे ही नई लोकसभा चुन के आएगी, 1 महीने के अंदर अंदर उस बिल को लोकसभा के अंदर भी पास कराना जरूरी होगा, नहीं तो वो जो इमरजेंसी का बिल है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, इमरजेंसी अपने आप ही हट जाएगी।
अगला क्वेश्चन है राइट टू वोट कैन बी प्लेस्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरी। राइट टू वोट को निम्न में से किस कैटेगरी के अंदर रखा गया है? ये एक फंडामेंटल राइट है, क्या एक मौलिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन ओब्लिगेशन है, फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है, या फिर यह एक कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लीगल राइट है ये। हमारे ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आया था 1950 में, इसके सेक्शन 62 में इसको राइट टू वोट को इंडिया को एक इंडियन सिटीजन्स को एक लीगल राइट के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पे आपको एक तो चीज़ ये याद रखनी है कि राइट टू वोट हमारा लीगल राइट है। और ये कहाँ से चीज़ ली गई है कि भाई ये एक लीगल राइट है? तो वो लिया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 से। अलग से आपको एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट किस वर्ष में आया था? तो ये 1950 में आया था। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये सभी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। जो संविधान सभा बनी थी हमारे संविधान को बनाने के लिए आज़ादी के बाद, तो उसके पहले चेयरमैन कौन थे? तो पहले चेयरमैन थे इनके डॉक्टर सचिदा सिन्हा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ये एक अस्थायी चेयरमैन थे, बाद में ही हट गए थे। और स्थायी चेयरमैन पहले बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में हमारे पहले राष्ट्रपति भी बने। और वाइस प्रेसिडेंट थे संविधान सभा के प्रोफेसर हरिंदर मुखर्जी। और जब पहली बार जो पहला गवर्नर अपॉइंट हुआ था वेस्ट बंगाल का, वो भी ये हरिंदर मुखर्जी जी ही हुए थे। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। कुछ भी आपको इन फैक्ट्स में से कुछ भी एक फैक्ट अलग से एमसीक्यू बना के पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर यूनियन टेरिटरीज वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया। देखिए, जब हमारा संविधान ओरिजिनली बना था तो उस समय जैसे कि आज के समय पे एक तो तीन तरीके के हमारे यहाँ पे आपको राज्य देखने को मिलेंगे। पहले तो जो फुल स्टेट्स है जैसे कि यूपी एमपी, जहाँ पे प्रॉपर स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क कर रही है, सेंटर का इतना इंटरफेरेंस नहीं है। फिर दूसरी आती है हमारी यूटीज़। अब यूटीज़ में भी दो कैटेगरीज हैं। एक ऐसी यूटीज़ है जिनके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, विधानसभाएं हैं, जैसे कि दिल्ली के अंदर है, पौंडीचेरी के अंदर है। और ये जो अभी नई यूटी बनी है J&K, इसके अंदर भी प्रस्तावित है कि यहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी। लद्दाख के अंदर नहीं बना रहे। और दूसरी यूटीज़ हैं जहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, जैसे कि चंडीगढ़ है, इसके बाद लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है। तो यहाँ पे तीन तरह कैटेगरी के हमारे नए स्टेट्स निकल के आते हैं। तो जब हमारा संविधान ओरिजिनली बना था उस समय पे ये बोला गया था कि स्टेट्स की कैटेगरी होगी A B C D, चार कैटेगरी में स्टेट को रखा जाएगा। लेकिन बाद में इसको बदल दिया गया और जो प्रेजेंट सिस्टम है ये लागू हुआ। तो ये यूनियन टेरिटरीज का कंसेप्ट उस समय पे ही लागू किया गया था। अब ये कब लागू किया था? ये किया था हमारा 1956 में, 7th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है फॉर हाउ मैनी ईयर्स ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन must have been an ordinary resident of India before making application towards getting citizenship by registration। मान लीजिए कोई पर्सन है, पर्सन PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कोई ऐसा व्यक्ति वो भारत से ताल्लुक रखता है लेकिन भारत का सिटीजन नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति आज मूव कर जाता है US से, अब कुछ सालों बाद उसको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन जो इसके बच्चे पैदा होंगे वो US के सिटीजन हो गए, लेकिन एक तरीके से वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है क्योंकि उसके माँ बाप इंडिया से ओरिजिन रखते हैं। अगर यह व्यक्ति भारत में आकर भारत की नागरिकता लेना चाहता है बाय रजिस्ट्रेशन, तो एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले उसको मिनिमम कितने साल यहाँ पे बिताने पड़ेंगे? तो इस क्वेश्चन में पूछा गई है बात। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 साल उसको पहले यहाँ पे बिताने पड़ेंगे, उसके बाद वह एप्लीकेशन लगा सकता है। अगला क्वेश्चन है सर एडविन मोंटेगू एंड वाइसरॉय लॉर्ड कैम्सफोर्ड आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये दोनों हस्तियां निम्न में से कौन से एक्ट से संबंधित है? तो यह संबंधित है हमारे 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। और इस एक्ट को मोंटैग क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट का एक मतलब दूसरा नाम है। तो 1919 एक्ट में, और इस एक्ट को लाया गया था भारत के अंदर जो इंडियंस का पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट में उसको बढ़ाने के लिए। क्योंकि इस समय आपने देखा होगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी लॉन्च हुआ था। इससे पहले ये चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी द्वारा लॉन्च किए गए थे। तो ब्रिटिशर्स थोड़ा सा भाप गए थे कि यहाँ पे अपराइजिंग हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो उसको शांत करने के लिए कि हम इतनी फ्रीडम दे रहे हैं कि भाई लोग, इंडिया के लोग भी गवर्नमेंट में शामिल हो सके। तो ये रिफॉर्म इस वजह से लाए गए थे। और इसको एक तरीके से बोला जाता है कि एंड ऑफ बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो आपको इस तरीके से पूछ सकता है कि निम्न में से किस, कोई एक्ट दे देंगे आपको कि भाई किस एक्ट का मतलब है, किस एक्ट का मतलब निकाल सकते हैं कि ये एंड ऑफ बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म था या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया था। तो इसका आंसर आपका 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 323A
जिसके अंदर लिखे हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में, और आर्टिकल 323B जिसके अंदर अदर ट्रिब्यूनल मैटर्स के बारे में लिखा हुआ है, जिसको कि एक नए पार्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि था हमारा 14A। अब ये किस संविधान संशोधन द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? तो ये इंट्रोड्यूस किए गए थे 42वें संविधान संशोधन, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और ये कब आया था? 1976 में। तो इस संविधान संशोधन में ही ये 2 आर्टिकल 323A 323B और एक ये नया पार्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया था संविधान के अंदर, पार्ट 14A। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा, वैसे तो कुछ ज़्यादा नहीं बनता इस क्वेश्चन से, अंदर की अगर बात करें। मेनली ये हमारे क्वेश्चन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर है, और 42वें संविधान संशोधन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इसके एक अलग से वीडियो बना दूँ जिसके अंदर मैं खाली ये 42वें संविधान संशोधन कवर करूँ, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि आधे से ज़्यादा संविधान इस संविधान संशोधन में प्रभावित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट? अब काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते किसको है? काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं राज्यसभा को। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही था इसका जो मेन जो इसकी एमएसपी थी इस क्वेश्चन की, वो यही थी कि काउंसिल ऑफ स्टेट आपको पता हो कि राज्यसभा को बोलते हैं। अब सबको पता है कि राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब राज्यसभा का हमें पता लग गया कि काउंसिल ऑफ स्टेट हम बोलते हैं। लोकसभा को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। और ये दोनों के दोनों कंसेप्ट हमने यूके से लिए है, वहाँ पे भी यही चीज़ है। वहाँ पे जो राज्यसभा से मतलब हमारे जो उनका काउंसिल ऑफ स्टेट है, उनको वे काउंसिल ऑफ स्टेट ही बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है। अब उनको हमने नया नाम ये राज्यसभा, हमने इसका क्वेश्चन मैंने आगे डाला हुआ है, वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि किस वर्ष हमने ये लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों काउंसिल ऑफ स्टेट्स को हाउस ऑफ पीपल को दिए थे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है वाइस प्रेसिडेंट हेड होता है राज्यसभा का। अब अगला क्वेश्चन था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड फॉर इम्पीचमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? भारतीय संविधान के अंदर निम्न में से किसके ऊपर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया नहीं लिखी हुई है? चीफ जस्टिस के ऊपर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया बिल्कुल लिखी हुई है, प्रेसिडेंट के बारे में भी लिखी हुई है आर्टिकल 61, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी लिखी हुई है, लेकिन किसी राज्य के गवर्नर के लिए कोई भी इम्पीचमेंट प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ है। राष्ट्रपति अपने विवेक से इसको अपॉइंट करता है, और राष्ट्रपति ही अपने विवेक से इसको हटा भी सकता है इनके कार्यकाल पूरे होने से पहले। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी, गवर्नर ऑफ एन स्टेट। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट नॉन कॉन्फिडेंस मोशन वाज मूव्ड इन द लोकसभा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? भारत के अंदर किसी भी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1963 में। और ये जो अविश्वास प्रस्ताव था ये इंट्रोड्यूस किया था आचार्य कृपलानी ने। क्यों? क्योंकि उस समय 1962 में, एक साल पहले इंडिया चाइना वॉर हुआ था, और इसमें इंडिया की एक तरीके से माना जाता है कि काफ़ी बुरी हार हुई थी, काफ़ी सारा एरिया हमें गंवाना पड़ गया था। तो इसके खिलाफ सरकार के इसको लेकर सरकार के खिलाफ आचार्य कृपलानी ने ये नॉन विश्वास प्रस्ताव पेश किया था संसद के अंदर। अगला क्वेश्चन है, द आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एबोलिश्ड इन 1985, इन विच ईयर इट वाज रिवाइव्ड बैक? अब ये जो विधान परिषद है, विधानसभाएं सभी राज्यों में है, लेकिन विधान परिषदें जो हैं इस समय केवल 6 राज्यों के अंदर है। कौन कौन से वो राज्य हैं? मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, आप इनको याद रख सकते हैं, कुंभ मेला और जाट से। के से कर्नाटका, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, जे से जम्मू कश्मीर था लेकिन वो अब हट चुका है, ए से आंध्र प्रदेश, और टी से तेलंगाना। तो इन 6 राज्यों के अंदर अभी है। अब यहाँ पे बताया गया है कि आंध्र प्रदेश की जो विधान परिषद थी इसको 85 में अबोलिश कर दिया गया था। किस वर्ष इसको दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया? तो दोबारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सन 2007 में। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 2007 में इसको वापस लेके आए थे। और आज भी अगर हम प्रेजेंट डे देखें तो आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल पास किया हुआ है दोबारा इसको एबोलिश करने के लिए, लेकिन केंद्र के छोर पे ये अभी लंबित है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लोअर हाउस इज कॉल्ड गेलोंग शोगडू? अब गेलोंग शोगडू निम्न में से किस देश के संसद, मेनली संसद हम बोलते हैं लोअर हाउस को ही, क्योंकि वहीं पे इलेक्टेड मेंबर आते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा में। अगर हम संसद का मेन एसेंस देखें तो वो लोकसभा ही है, वैसे राज्यसभा भी संसद का पार्ट है। हमारे यहाँ पे अगर हम बोले पार्लियामेंट का पार्ट क्या क्या है, पार्लियामेंट के पार्ट हमारे यहाँ पे 3 है। 3 बॉडीज को मिला के हमारा पार्लियामेंट बनता है। पहली
प्रेसिडेंट, दूसरी लोकसभा और तीसरे राज्यसभा। लेकिन मेनली जो एसेंस है हमारे पार्लियामेंट का वो लोकसभा के अंदर ही निहित है, क्योंकि यहीं पे जो लोगों द्वारा डायरेक्ट चुने हुए लोग हैं वो लोकसभा के अंदर ही आते हैं। तो लोअर हाउस एक सबसे इंपॉर्टेंट हाउस किसी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम का होता है। तो ये जो गेलोंग शोगडू है, ये हम भूटान, जो हमारी नेबर कंट्री है, काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन है हमारे इनके साथ, तो यहाँ की संसद को बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एसएससी जैसे एग्जाम्स में आजकल देखा जा रहा है कि हमारे जो नेबर कंट्री है, जैसे कि नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इवन अफगानिस्तान से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें हम इनके लोअर हाउस का तो हमें पता लग गया, और अगर हम बात करें इनके अपर हाउस की तो उसको बोलते हैं गेलोंग शोगडे। ये शोगडू, ये शोगडे, तो ये दो दो चीज़ आपको याद रखनी है। गेलोंग यहाँ पे कॉमन है। अगला क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑन हुज रिकमेंडेशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो मेंबर है वो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। अब इसको किसकी सलाह पे, किसकी रिकमेंडेशन पे ये अपॉइंट करते हैं? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो भी ऑप्शन में दिए हुए हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर भी, स्पीकर भी और होम मिनिस्टर भी। क्योंकि ये जो कमेटी बनती है जो रिकमेंड करती है कि इनके मेंबर कौन कौन होंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, तो प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं इस कमेटी के, लोकसभा के स्पीकर इसके एक मेंबर होते हैं, होम मिनिस्टर इसके एक मेंबर होते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन है दोनों हाउस में, जो लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, वो भी दोनों होते हैं। और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी इसका मेंबर होता है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पंचायत वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जब हमारा संविधान बना, इसके अंदर पंचायत की बात नहीं, पंचायत की बात लीगली तौर पे नहीं की गई थी। आर्टिकल 40 में बात रखी गई थी कि पंचायतें होनी चाहिए, लेकिन ये बात स्टेट्स पे छोड़ दी गई थी कि वो अपने यहाँ पे पंचायत रखना चाहते हैं या नहीं। जैसे कि सबसे पहले राजस्थान ने नागौर में पंचायत इंट्रोड्यूस कर दी थी, लेकिन कोई भी स्टेट बाइंडिंग नहीं था कि भाई उनको रखनी है पंचायतें। अब 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दे दिया गया, इसके ऊपर कानून बन गया। 74th अमेंडमेंट जो है ये भी 1992 में आया था, इसमें म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है सेम चीज़। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, ये इसके मतलब इस अमेंडमेंट द्वारा कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, किस आर्टिकल के अंदर ये चीज़ दी गई थी? तो ये दी गई थी आर्टिकल 243 के। पंचायतों के बारे में लिखा है ए से लेके ओ तक, और ओ के आगे फिर ये म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में लिखा हुआ है। और इसके इन दोनों संविधान संशोधनों के बाद हमारे जो अनुसूचियां हैं, जो हमारे शेड्यूल्स हैं, इनकी संख्या भी 10 से बढ़ के 12 हो गई थी। दो शेड्यूल जुड़े थे, 11वां और 12वां। 11वें शेड्यूल के अंदर पंचायत है, 12वें शेड्यूल के अंदर म्यूनसिपैलिटीज़ है। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी फैक्ट है याद करने का कि 29 सब्जेक्ट्स हैं 11वें शेड्यूल के अंदर, यानी पंचायत के अंदर 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं। और म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं ये मुझे आपको नीचे कमेंट बॉक्स में, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। अगला क्वेश्चन है, हु सेड दैट इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। अब हमारा जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 का 1 जो सब क्लोज है, ये बोलता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। हम एक यूनियन ऑफ स्टेट हैं, कुछ राज्यों को मिला के हमारा यूनियन बनता है। अब किसी भी स्टेट के पास अधिकार नहीं है कि वह भारत से सिसीड कर सके, यानी कि भारत से अलग हो जाए। अलग होने का अधिकार किसी भी राज्य के पास नहीं है। और ये जो पावर देते हैं, मतलब एक यूनियन को जो पावर आती है, फॉर एग्जांपल ये 4 यूनिट हैं, इन चारों यूनिट को मिला के हमने एक यूनिट बनाई। जैसे कि हम मान लें कि ये 4 राज्य हैं और हमने इसको मिला के एक यूनियन बनाई। तो एक तो हम ये इसके देखने के दो परिप्रेक्ष्य हैं कि एक तो हम ये देखें कि ये इस यूनियन को, एक ये जो कंबाइन यूनियन बनी, इसको पावर आ रही है इन 4 राज्यों से। ठीक है, इनको इस एक यूनियन को ये 4 राज्य पावर दे रहे हैं। या फिर हम सोच सकते हैं कि ये एक यूनियन है जो कि पावर दे रहा है इन 4 राज्यों को। अब अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां पे है कि ये 4 राज्य मिलकर पावर देंगे एक यूनियन को, मतलब वहां पे 50 स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल मैं 4 लेके बता रहा हूँ। तो ये मिलके पावर बनाते हैं, इसके यूनियन को पावर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे इसका विपरीत है, हमारे यहाँ पे यूनियन के अंदर से पावर दी जाती है स्टेट को, यानी हमारे यहाँ पे यूनियन यानी कि केंद्र की सुप्रीमेसी है। लेकिन अगर यूएसए की बात करें तो यहाँ पे एक तरीके से प्रॉपर फेडरल सिस्टम है, प्रॉपर राज्य संघ है, और हर एक स्टेट में जो अपने पावर, हर एक स्टेट को पावर दी गई है, वो कि अपना संविधान भी रख सकते हैं, अपना अलग झंडा भी रख सकते हैं।
लेकिन वहाँ पे भी यह है प्रोविजन इंडिया की तरह कि वो भी सिसीड नहीं कर सकते, वो भी अलग नहीं हो सकते यूनियन से। तो यही चीज यहाँ पे कथन इसके बारे में बोला गया था भारत के बारे में जब संविधान हमारा बना था, कि इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। स्टेट डिस्ट्रक्टिबल है लेकिन यूनियन इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं है, यूनियन को नहीं तोड़ा जा सकता। स्टेट को डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, जैसे कि हमने फॉर एग्जाम्पल कल के समय पे अगर यू उत्तर प्रदेश को तोड़ के उसमें से, जैसे कि 4 राज्यों का प्रस्ताव मायावती की सरकार के दौरान पास भी हुआ था, तो 4 राज्यों में उनको विभाजित कर दिया जाए या फिर 2 राज्यों को मर्ज करके एक राज्य बना दिया जाए। और एग्जाम्पल है भी कई सारे, बिहार से झारखंड निकला था, ये उत्तराखंड निकला है यूपी से, तेलंगाना निकला है आंध्र प्रदेश से। तो ये डिस्ट्रक्टेबल है स्टेट्स, लेकिन यूनियन इंडिस्ट्रक्टेबल है, यूनियन वहीं की वहीं रहेगी। तो ये जो कथन किया कहा था हमारे देश के बारे में, हमारे संविधान के बारे में, ये कहा था ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो ये एक तरीके से फैक्चुअली क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये थी कि यहाँ पे जो पावर डराइव करता है वो यूनियन देता है पावर स्टेट को, ना कि यूनियन खुद डराइव करता है स्टेट से। बल्कि यूएसए में उनका अलग फेडरल सिस्टम है, इंडिया से थोड़ा विपरीत है। अगला क्वेश्चन है, इन कंटेक्स्ट विद द रिट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। अब भारतीय संविधान के अंदर रिट्स जो हैं वो कहाँ दी गई हैं, आर्टिकल 32 के अंदर। आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इसके अंदर कुछ 5 रिट्स लिखी हुई हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, हिबस कॉर्पस है, मेंडामस है, सर्टियोरी है। तो इस तरह की 5 रिट्स हैं। अब ये रिट्स को, अगर हम रिट्स को मद्देनजर रख के ये देखेंगे किसकी पावर ज़्यादा है, किसके अंदर ज़्यादा जुडिक्शन आती है, सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास। तो यहाँ पे उसी के बारे में ये 4 कथन दिए हुए हैं। पहला है सुप्रीम कोर्ट रिट जुडिक्शन इज ब्रॉडर देन हाई कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट की रिट जुडिक्शन है वो हाई कोर्ट से ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट रिट जुडिक्शन इज नैरोअर देन हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की रिट जुडिक्शन हाई कोर्ट से कम है। बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव इक्वल पावर इन इशूइंग रिट्स। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की इक्वल पावर है रिट इशू करने में। या फिर सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट ऑन ओनली फंडामेंटल राइट वाइल हाई कोर्ट कैन इशू रिट ऑन एनी ऑर्डिनरी लीगल राइट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट की जो रिट जुडिक्शन है वो हाई कोर्ट से कम है। अब सुप्रीम कोर्ट कब कब रिट लगा सकता है, जैसे कि आर्टिकल 32 है, जैसे मैंने आपको बताया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसी में ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर आपका कोई भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, किसी भी मौलिक अधिकार के आपके हनन होता है, तो आप सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं। ये आपको पावर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जाना एक तरीके से इम्पॉसिबल टाइप ही होता है हर एक केस में, लेकिन इससे अगर आपके समय किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो ये आर्टिकल आपको पावर देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं। अदरवाइज पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना होता है किसी भी केस को लेके, चाहे वो इवन मर्डर केस भी हो, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, अगर आप अपील करते हैं फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में जाता है। लेकिन ये अगर मामला किसी भी मौलिक अधिकार के हनन का हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का तो यही था कि लिमिट होकर रह जाता है। लेकिन अगर हम बात करें हाई कोर्ट्स की, तो हाई कोर्ट किसी भी लीगल राइट के ऊपर, कोई भी दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके ऊपर रिट इशू कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट केवल रिट इशू करेगा डायरेक्टली फंडामेंटल राइट से रिलेटेड मैटर पे, और हाई कोर्ट फंडामेंटल रिलेटेड मैटर्स पे तो करेगा ही करेगा। उसके अलावा जो भी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल राइट्स हैं जो भी गारंटी किए गए हैं इंडियन सिटीजन्स को, उन पे हाई कोर्ट्स रिट्स इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। हाई कोर्ट की रिट जुडिक्शन जो है वो ज़्यादा ब्रॉडर है सुप्रीम कोर्ट से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट। निम्न में से कौन सी एक चीज़ है जो कि हमारे राज्यों के नीति निर्देशक तत्व है उनको अलग करती है हमारे फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों से। अब जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ये चीज़ समझाई थी कि जो हमारे डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, मतलब अगर इन चीज़ों का हनन होता है तो आप सीधे आप कोर्ट्स में नहीं जा सकते। सरकार के ऊपर है, आपको ये कोई डीपीएसपी में कोई बात लिखी है उसको ग्रांट कर रही है नहीं। जैसे कि आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है कि स्टेट को यूनिफॉर्म सिविल कोड इनेक्ट करना है देश के अंदर, समान नागरिक संहिता इंट्रोड्यूस करनी है, लेकिन अभी तक उसने नहीं की, तो इसके ऊपर कोई बाध्य नहीं है। लेकिन अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें, ये जस्टिसिएबल है। जैसे कि मैंने आपको पीछे रिट वाले क्वेश्चन में बताया कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे के सीधे सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं, यानी कि जस्टिसिएबल है। तो यही चीज़ इनको डीपीएसपी को और फंडामेंटल राइट्स को अलग करती है। तो पहले ऑप्शन में दिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सिएबल वेयरएज फंडामेंटल राइट्स कैन बी इन्फोर्स। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्फोर्स मतलब जस्टिसिएबल है, उनको हम इन्फोर्स कर सकते हैं सीधा का सीधा।
तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे एक फैक्ट और लिखा है बहुत अच्छा, कि अगर मैंने आपको आर्टिकल 32 का बता दिया कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप 32 आर्टिकल 32 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं। अगर आपको हाई कोर्ट में जाना हो इसी को लेकर, तो आपके जो प्रोविजंस है वो आर्टिकल 2 to 6 में लिखे हुए हैं। तो यानी कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 2 to 6 आपको ये पावर देता है कि भाई आप सीधा हाई कोर्ट में जाके इसको मतलब अपना केस रजिस्टर करा सकते हैं कि भाई मेरा ये फंडामेंटल राइट है, मेरा ये मौलिक अधिकार है, इसका हनन हुआ है। और अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो 32 से आपको ये पावर मिलती है कि आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट फेडरेशन इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे पहला और सबसे पुराना राज्य संघ कौन सा है? मैंने आपको थोड़ा सा फेडरेशन के बारे में पीछे बताया। यूएस से सबसे पहला फेडरेशन बना था। अब फेडरेशन होता क्या है थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको। जैसे कि यूएसए के अंदर 50 राज्य हैं इस समय, तो ये 50 राज्य जो हैं इनको पावर दी गई है प्रॉपरली कि ये अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, ये अपना खुद का फ्लैग रख सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ पे बात आएगी फॉरेन पॉलिसीज की, या फिर आर्मी रखने की, या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पे सेंटर की चलेगी। कोई भी फॉरेन पॉलिसी बिना सेंटर की अनुमति के कोई भी राज्य इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा, कोई अपनी आर्मी मेंटेन नहीं कर पाएगा। और कोई, फॉर एग्जांपल ये दो स्टेट हैं, इनकी बाउंड्री आपस में लगती है, एक स्टेट ने सड़क बनाई, वो चाहता है कि मैं इससे अगले वाले स्टेट तक पहुंचा दूं, तो ये बीच वाला स्टेट मना नहीं कर सकता यहाँ पे इस समय कि भाई मैं ये सड़क नहीं बनने दूंगा। इसको ये, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का मामला आ गया और कम्युनिकेशन पे जो अधिकार है वो दिया गया है हमारे सेंटर को एक प्रॉपर फेडरेशन के अंदर, क्योंकि एक तरीके से ये नेशनल इंपॉर्टेंस की बात है। अब यहाँ का आदमी है, ये नागरिक तो है खैर यूएसए का, ये यहाँ पे जाना चाहता है तो ये स्टेट इसको नहीं रोक सकता। तो ये चीज़ कम्युनिकेशन के मामले में भी पावर पूरी की पूरी सेंटर के पास दी हुई है। लेकिन ये अपने जो लोकल लॉज हैं वो अपने बना सकते हैं, अपने रिवेन्यू लॉ बना सकते हैं, किस प्रकार से इनको कितनी ड्यूटी रखनी है अपने अपने स्टेट में। और कुछ ये पावर्स हमारे, अगर हम भारत के राज्यों को अगर हम देखें भारत के अंदर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ पावर्स दी हुई हैं, जैसे कि पुलिसिंग वो राज्यों के हाथ में होती है, रिवेन्यू रिवेन्यू के लॉ किस प्रकार उनको बनाने हैं, अपने फाइनेंशियल कोड वो किस प्रकार बना रहे हैं, ये राज्यों के हाथ में होते हैं। और आपने देखा होगा अलग अलग राज्य में अलग अलग, जैसे कि आरटीओ होते हैं, उनके अलग अलग रोड टैक्सेस लगते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें राज्यों के हाथ में दी हुई है। और यही सब चीज़ें अगर आप देखें फॉरेन पॉलिसी यहाँ पे भी कोई नहीं बना सकता। इवन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार नहीं दिया, कोई राज्य अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रख सकता, कोई अपना फ्लैग रख सकता है। इंडिया के अंदर ये आज़ादी है कि फ्लैग रख सकते हैं, और इवन कर्नाटका का अलग फ्लैग है, ठीक है। तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करके बताइए कि कितने राज्य ऐसे हैं भारत के अंदर जिन्होंने अपना एक नया फ्लैग अडोप्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रॉपर जो फेडरल कंट्री होती है वो होती है जहाँ पे राज्यों को पावर दी जाए, मतलब राज्य केंद्र का अंदर हस्तक्षेप बहुत कम हो, पावर अच्छे से डिवाइड हो। मतलब बता दिया पहले ही कि भाई इन मामलों पे हम लॉ बनाएंगे और इन मामलों पे राज्य लॉ बनाएंगे। लेकिन भारत के अंदर दिए गए हैं सब्जेक्ट, लेकिन एक क्लोज और डाल दिया गया है, जैसे आर्टिकल 248 में केंद्र को पावर दी गई है कि अगर केंद्र चाहे तो किसी भी स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है, यानी कि जो ऐसे अधिकार क्षेत्र है जिनमें केवल राज्यों को अधिकार है, उनमें भी जाके लॉ केंद्र बना सकता है। यानी आखिरकार सुप्रीमेसी केंद्र को ही दी गई है। तो इंडिया को क्या बोला जाता है? क्वासी फेडरल नेशन। मतलब फेडरेशन के फीचर्स हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन प्रॉपर फेडरेशन नहीं है, क्वासी फेडरल स्टेट है हम। तो यहाँ पे वैसे क्वेश्चन था कि सबसे पहला और सबसे पुराना फेडरेशन वर्ल्ड का कौन सा है, तो वो यूएसए था। यूएसए ही फेडरेशन के कंसेप्ट को लेके आया था। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1787 आफ्टर द कंकरेंस ऑफ ओकरेंस ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था 1775 से 83 के बीच में, और उसके बाद में 1787 में ये बना था फेडरेशन। और थॉमस जेफरसन का क्या रोल था? इन्होंने इनका संविधान लिखने में इनकी बहुत मदद की थी, और उनके जो इनिशियल कानून बने थे थॉमस जेफरसन ने इनको बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस किया था। और जब ये यूएस से बना था ओरिजिनली, उस समय पे 13 स्टेट थे जो कि आज 50 हो गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु कैन डिसोल्व द लोकसभा प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ इट्स टेन्योर? लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसको डिसोल्व करने की पावर किसके पास है? तो वो पावर है प्रेसिडेंट के हाथ में। लेकिन प्रेसिडेंट केवल अपने विवेक से इस चीज़ को नहीं कर सकते, उससे पहले उनको
मंत्री परिषद की सलाह लेना जरूरी है। उनकी रिकमेंडेशन, मंत्री परिषद के रिकमेंडेशन के बिना प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसोल्व नहीं कर सकते उसका कार्यकाल पूरे होने से पहले। और इस चीज़ के प्रोविजन लिखे हुए हैं आर्टिकल 85 के सब क्लोज 2B में। तो ये आर्टिकल वाली बात पे आपको याद रखनी है क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर ये चीज़ है। इन विच ईयर हिंदी नेम राज्यसभा एंड लोकसभा वर अडोप्टेड फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल रेस्पेक्टिवली। पीछे भी मैंने आपको बताया था कि आगे क्वेश्चन मैंने ये डाला है। राज्यसभा नाम दिया गया था काउंसिल ऑफ स्टेट को, और लोकसभा नाम दिया गया था हाउस ऑफ पीपल को। तो ये किस वर्ष दिया गया था? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1954 में ये नाम बदले गए थे। अब काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोल सकते हैं हम, वो बात नहीं है कि उनको अब नहीं बोल सकते, लेकिन इनको एक तरीके से हमारा हिंदी नाम दे दिया गया क्योंकि हिंदी को उस समय की जो गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, लेकिन बाद में ये चीज़ नहीं कर पाए। अभी तक भी हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं बन पाई है क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारे यहाँ पे। इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारे स्टेट्स हैं जो ये सोचते हैं कि अगर हिंदी को एक तरीके से थोप दिया गया उनके ऊपर तो फिर उनके जो लोकल लैंग्वेजेस हैं वो लैंग्वेज फ्लरिश नहीं कर पाएंगे। वो सभी लोग एक तरीके से इसी हिंदी की तरफ ही चले जाएंगे और लोकल लैंग्वेज विलुप्त हो सकती है या फिर उनके जो डेवलपमेंट है वो रुक सकता है। तो यही चीज़ है कि भाई 64 में 1964 में एक नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास हुआ था जिसके अंदर ये बोला गया था जब तक हर एक राज्य नहीं मान लेता कि वो हिंदी को अडॉप्ट कर रहा है अपनी लैंग्वेज, तब तक हिंदी को एक राष्ट्रीय लैंग्वेज नहीं बनाया जा सकता। तो हिंदी को बोला जाता है, मेजोरिटी ऑफ पीपल इंडिया में हिंदी बोलते हैं, लेकिन ये एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं रखती अभी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि राज्यसभा और लोकसभा का किस वर्ष नाम चेंज कर दिया गया था इनके। अगला क्वेश्चन है, इमरजेंसी प्रोविजंस आर कंटेंट इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो इमरजेंसी के प्रोविजन है भारत में किस पार्ट में रखे गए हैं? तो ऑप्शन है हमारा करेक्ट होगा 18वां पार्ट 18 जो है इसके अंदर हमारे इमरजेंसी के प्रोविजंस है। अब 3 प्रकार की इमरजेंसी है भारत के अंदर। एक है हमारी नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में जिसके बारे में लिखा है। दूसरा प्रेसिडेंट रूल, जब किसी राज्य के अंदर कोई सरकार फेल हो जाए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करने में तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ये पावर दी गई है आर्टिकल 356 में। और तीसरी इमरजेंसी है हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 360 में, और ये इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है। तो यही फैक्ट है। हमारा जो पार्ट 18 है ये है आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक, ये भी आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। अब किस आर्टिकल के अंदर यह बात लिखी हुई है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा एक किसी राज्य के अंदर, जो मंत्री परिषद है वह कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होगा उस राज्य की विधानसभा को, लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो ये चीज लिखी हुई है आर्टिकल 164, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर फॉर हाउ मैनी मंथ। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहीं एक राज्य में इलेक्शन होते हैं और वहाँ पे कोई पार्टी अभी सरकार बना लेती है और उनको ऐसा चीफ मिनिस्टर बनाना है, किसी ऐसे व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाना है जो कि इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हुआ था, उसके पास किसी भी एमएलए या फिर एमएलसी का पद नहीं है। अब उस आदमी को उनको सीएम बनाना है। ऐसे आदमी को क्या वे सीएम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर अंदर उस राज्य में एमएलए की पोस्ट लेनी पड़ेगी, एमएलए बनना पड़ेगा। अगर वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो एमएल से भी वो बन सकता है, लेकिन आपको पता है लेजिस्लेटिव काउंसिल केवल 6 राज्यों में है। तो जो दूसरे राज्य है वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली तो है, तो उसको सीएम बनने के लिए 6 महीने का वक्त दिया जाएगा। अगर इस 6 महीने के अंदर वो उस वहाँ पे एमएलए या एमएलसी बन जाता है तो वो अपने पद पे कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो 6 महीने के बाद उसको उस पद से हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 मंथ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आउट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। तो फॉर एग्जांपल, किसी राज्य की विधानसभा है, वहां पे है 100 एमएलए, अब मंत्री परिषद वहां पे बनाना है, तो कितने टोटल में मिनिस्टर बना सकते हैं इन 100 एमएलए में से? जो जीतने वाली, मतलब जीतने वाली पार्टी की यहाँ पे बात नहीं हो रही, पूरी उस स्ट्रेंथ की बात हो रही है, उस राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी स्ट्रेंथ की बात हो रही है। तो यहाँ पे 100 दी गई है तो वो केवल 15%, यानी कि 100 का 15% यानी कि 15
15 ही केवल वहाँ पे मंत्री बन सकते हैं, जिसमें कि सीएम भी इंक्लूड होगा, सीएम को मिला के। इससे ज़्यादा मंत्री वहाँ पे नहीं बनाए जाएंगे। और ये चीज़ कब चेंज हुई थी भारतीय संविधान में? ये चीज़ हुई थी हमारी 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा। इसमें इसको मंत्रियों की संख्या जो मंत्री परिषद के अंदर है उसको लिमिट कर दिया गया था 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस। तो दोस्तों ये था एंड आज की वीडियो का। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया है उस पर। आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अब इस चैनल पे आपको पिछली पीडीएफ के साथ साथ जो आगे आने वाली हमारे लेक्चर्स हैं इन सभी की पीडीएफ आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं। टेक केयर एंड गुड बाय।